आप सभी का एक बार फिर से मेरे वीडियो चैनल पर स्वागत है। नए टॉपिक के साथ आज फिगर ऑफ स्पीच अलंकार का अध्ययन हम करेंगे और इसके बारे में जानेंगे कि अलंकार कहते किसे हैं, क्या होते हैं अलंकार, कितने इसके रूप होते हैं। तो अलंकार, जैसा कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है, फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच यानी फिगर का मतलब होता है चित्र और स्पीच का मतलब होता है स्टेटमेंट। जब भी किसी स्टेटमेंट को सुनने के बाद आपके मन में एक फिगर, एक आकृति बननी प्रारंभ हो जाए, आप समझ जाइएगा कि वहां कोई ना कोई अलंकार प्रयोग किया गया है। अलंकार, अगर इसका शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ आभूषण या गहना होता है। आभूषण और गहना, ऑर्नामेंट या ज्वेलरी, ये हमारी शारीरिक सौंदर्य में वृद्धि करने का कार्य करता है। जैसा आप सभी जानते हैं कि हमारे आभूषण और गहने विभिन्न पदार्थों के बने होते हैं, सोने चांदी हीरे मोती के बने होते हैं और ये हमारे शारीरिक सौंदर्य में वृद्धि करते हैं। हम शरीर के अलग अलग अंगों में इन्हें धारण करने का कार्य करते हैं और इसे अलग अलग नाम प्रदान करते हैं। जैसे सोने चांदी का ही बना होता है, हम हाथ में पहनते हैं तो उसका नाम हो जाता है कंगन यानी ब्रेसलेट। जैसे ही हम कानों में धारण करते हैं उसका नाम बाली, ईयरिंग हो जाता है। उंगली में पहनते हैं तो हम उसका नाम रिंग कहते हैं यानी अंगूठी कहते हैं। इस तरह से गहनों का अलग अलग नाम होता है और गहने अलग अलग पदार्थों से बने होते हैं, जबकि बाजार की कीमत उनकी एक समान ही होती है। ठीक इसी तरह से कविता की सुंदरता, उसके भाव की सुंदरता में वृद्धि करने वाले जो एलिमेंट्स होते हैं, उन्हीं एलिमेंट्स को यानी जो कविता को सुंदर बनाते हैं, उन्हीं एलिमेंट्स को हम फिगर ऑफ स्पीच यानी अलंकार कहते हैं। अलंकार अनेकों हैं, जिस तरह से गहने और आभूषण अनेकों हैं, उसी तरह से अलंकार भी अनेकों हैं। लेकिन सामान्यतः पाठ्यक्रम में, यूपी बोर्ड के पाठ्यक्रम में ये 7 अलंकार आपको अध्ययन करने होते हैं। उन 7 अलंकारों की परिभाषा और उसके एग्जाम्पल, उसके उदाहरण आपसे पूछे जाते हैं। उन्हीं 7 अलंकारों में से आपको पहचान भी करनी होती है। तो जो 7 अलंकार आपके पाठ्यक्रम में हैं, उन्हीं 7 अलंकारों को हम शॉर्ट फॉर्म में शैम्पू नाम प्रदान करते हैं। ये शैम्पू प्रत्येक अलंकार का प्रथम अक्षर है, जिससे मिलकर के याद रखने की दृष्टि से ये नाम दिया गया है शैम्पू। ये शैम्पू है क्या और कौन से अलंकार आपके कोर्स में हैं, तो इस वीडियो में मैंने उसकी डेफिनेशन भी दी हुई है। आप परिभाषा पढ़ सकते हैं और अलंकार पहचानने के लिए आपको ये वीडियो देखना आवश्यक है, जिससे आप स्टेटमेंट में प्रयुक्त अलंकारों को पहचान सकें। तो जो पहला लेटर एस है, वो पहला लेटर एस स्टैंड्स करता है, यानी उसका तात्पर्य होता है सिमिली, जिसे हिंदी में हम उपमा अलंकार कहते हैं। तो क्या होता है सिमिली, इसे आप कैसे पहचानते हैं? ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। जब भी किसी स्टेटमेंट में दो डिसिमिलर ऑब्जेक्ट्स के बीच, दो असमान ऑब्जेक्ट्स के बीच तुलना की गई हो, दो असमान ऑब्जेक्ट्स के बीच तुलना होनी चाहिए, उन दोनों के बीच केवल एक ही क्वालिटी की सिमिलैरिटी दिखलाई गई हो, एक ही क्वालिटी कॉमन हो और तुलना करने के लिए एज लाइक सो में से किसी एक वर्ड का प्रयोग किया गया हो, तो आप समझ जाइएगा कि वहां सिमिली यानी उपमा अलंकार प्रयोग किया गया है। तो इसमें दो अलग अलग यानी डिसिमिलर ऑब्जेक्ट होने चाहिए। डिसिमिलर मतलब एक सजीव दूसरा निर्जीव, एक दिखने वाला दूसरा न दिखाई देने वाला, इस तरह दोनों असमान होने चाहिए। दो असमान ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए, उन दोनों के बीच ही तुलना होनी चाहिए। उनमें एक पॉइंट कॉमन होना चाहिए, यानी एक ही क्वालिटी केवल कॉमन दिखलाई गई होनी चाहिए। और एज लाइक सो में से, जैसा कि मैंने अभी बताया, एज लाइक सो में से किसी ना किसी एक शब्द का प्रयोग तुलना के लिए किया गया होना चाहिए। अगर ऐसा है तो आप समझ जाइएगा कि वहां सिमिली यूज किया गया है, उपमा अलंकार प्रयोग किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर अगर एक हम सेंटेंस लिख दें, ही इज एज फर्म एज रॉक, ही इज एज फर्म एज रॉक, वह है उतना ही दृढ़ जितना की चट्टान। तो आप देख रहे होंगे उसकी तुलना हम चट्टान से कर रहे हैं। वह सजीव है, चट्टान निर्जीव है। दो डिसिमिलर ऑब्जेक्ट्स के बीच तुलना हो रही है। इन दोनों डिसिमिलर ऑब्जेक्ट्स के बीच एक क्वालिटी कॉमन दिखलाया गया है। केवल एक ही गुण की समानता प्रकट कर रहे हैं हम, प्रत्येक गुणों को बराबर नहीं बना रहे।
केवल एक क्वालिटी कॉमन कर रहे हैं, और वो क्वालिटी क्या है? फर्मनेस यानी दृढ़ता की। वह दृढ़ है जितना कि चट्टान, यानी चट्टान तो दृढ़ होती ही है, और उसकी तुलना उसकी चट्टान से नहीं बल्कि उसकी दृढ़ता से केवल की गई है, यानी केवल एक क्वालिटी से कॉमन सिमिलरिटी दिखलाई गई है। और एज लाइक सो में से एज का प्रयोग भी किया गया है, समझ जाइएगा सिमिली यूज किया गया है। ऐसे ही विलियम शेक्सपियर की एक पोयम है, एक सोनेट है जिसका नाम है मर्सी, दया। उसमें दया के क्वालिटी की प्रशंसा की गई है, दया के गुणों के बारे में चर्चा की गई है, और उसमें एक लाइन लिखी गई है, पोयम है, द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेन्ड, यानी दया के गुण को विवश नहीं किया जाता है, यानी नो मैन कैन बी फोर्स्ड टू शो मर्सी। और फिर अगली लाइन में लिखा हुआ है, इट ड्रॉपेथ एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन अपॉन द प्लेस बीनीथ। इट ड्रॉपेथ यानी उसमें कहा गया है, इट ड्रॉपेथ यानी यह गिरती है। यह मतलब कौन? दया। दया गिरती है, इट फॉल्स एज द जेंटल रेन, जैसे बारिश की बूंद, जैसे वर्षा। और फिर आगे लिखा हुआ है, इट ड्रॉपेथ एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन अपॉन द प्लेस बीनीथ। तो दया की तुलना बारिश की बूंद से की जा रही है, लेकिन प्रत्येक क्वालिटी की तुलना नहीं की गई है, केवल एक चीज की समानता होती है उन दोनों के बीच, एक न दिखाई देने वाली चीज, यानी दया न दिखाई देने वाली चीज और वर्षा की बूंद दिखाई देने वाली चीज। तो दो असमान ऑब्जेक्ट्स डिसिमिलर ऑब्जेक्ट्स में तुलना हो रही है, एक क्वालिटी कॉमन है, यानी दोनों की गिरने का जो तरीका है, जो प्रोसेस है, वो एक जैसा होता है। और एज लाइक सो में से एज का प्रयोग भी किया गया है, तो इसका मतलब यहां सिमिली यूज किया गया है। इस तरह से जहां भी दो डिसिमिलर ऑब्जेक्ट्स के बीच तुलना की गई हो और एक क्वालिटी कॉमन दिखलाया गया हो, तुलना करने के लिए एज लाइक सो लगा हुआ हो, तो आप समझ जाइएगा वह सिमिली है। और एक बात मैं और यहां क्लियर कर दूं आपको, कई बच्चे अर्थ बिना जाने एज लाइक सो देख करके सिमिली बताते हैं, जबकि ऐसा हर जगह नहीं होता। यहां एक एग्जाम्पल आप देखिए, ही इज एज ब्रेव एज यू, वह है उतना ही बहादुर जितना कि तुम। यहां एज लगा हुआ है, आप एज देख करके कह देते हैं कि सिमिली है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहां दो डिसिमिलर ऑब्जेक्ट्स नहीं है, दोनों के दोनों सजीव हैं। दो सिमिलर ऑब्जेक्ट्स के बीच तुलना हो रही है, और दो सिमिलर ऑब्जेक्ट्स के बीच तुलना नहीं होनी चाहिए, बल्कि सिमिली में डिसिमिलर ऑब्जेक्ट्स के बीच तुलना होनी चाहिए। और दो सिमिलर ऑब्जेक्ट्स के बीच तुलना हो रही है, इसका मतलब ये सिमिली नहीं बल्कि कॉम्पैरेटिव सेंटेंस कहा जाता है। यह एक तुलनात्मक वाक्य है, इसमें किसी अलंकार का प्रयोग नहीं किया गया है। यह हो गया आपका सिमिली। अब द सेकेंड वन, जो दूसरा है, वह है हाइपरबोल। उसे हम कहते हैं हाइपरबोल, यानी हिंदी में कहा जाता है अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति, और जैसा नाम से ही लग रहा है अतिशयोक्ति, तो अति का मतलब होता है सामान्य से ज्यादा। अति का मतलब होता है सामान्य से ज्यादा, और उक्ति का मतलब स्टेटमेंट, यानी जब स्टेटमेंट आपका सामान्य से बढ़ा चढ़ाकर कहा गया हो, ओवर स्टेटमेंट हो, यानी जब स्टेटमेंट में आपको इररियलिटी लगने लगे और वास्तविकता लगने लगे, एग्जैगरेशन यानी भौकाल लगने लगे, तो आप समझ जाइएगा कि वहां हाइपरबोल का यूज किया गया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कई बार हम लोग गप हाँकते हैं, और गप हाँकते हुए कहते हैं कि हम एक छलांग में 10 मील कूद सकते हैं, एक छलांग में हम 1 किलोमीटर कूद सकते हैं। यह आप एग्जैगरेशन कर रहे हैं, जबकि आप भौकाल मारना नहीं चाहते, लेकिन आप ये बताना चाहते हैं कि आपकी जो जंप है वह सामान्य से बहुत ज्यादा है। लेकिन इसी को बताने के लिए आपने इस हाइपरबोल अलंकार का यूज किया हुआ है, आपने हाइपरबोल फिगर ऑफ स्पीच अपने स्टेटमेंट में यूज कर लिया हुआ है। तो जब भी किसी की क्वालिटी को सामान्य से अधिक दिखलाना होता है, तो इस अलंकार का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर एक सेंटेंस हम लिख दें, शी सेड ओशन ऑफ टीयर्स, शी सेड ओशन ऑफ टीयर्स, उसने बहाए ओशन ऑफ टीयर्स, आंसुओं का सागर, उसने आंसू का सागर बहा दिया। तो आंसुओं के कभी भी सागर नहीं हो सकते, यानी इररियलिटी है, अवास्तविकता है। यानी कहना चाहते हैं कि वो सामान्य से ज्यादा रोई, वो बहुत ज्यादा रोई, और उसी बात को शो करने के लिए यहां पर हाइपरबोल का यूज किया गया है। इसी तरह से अगर हम कहते हैं ही हैज द स्ट्रेंथ ऑफ 10,000 एलिफेंट्स, उसके पास 10,000 हाथियों का बल है, 10,000 हाथियों का बल है,
तो उसके पास 10,000 हाथियों का बल है, किसी के अंदर 10,000 हाथियों का बल नहीं हो सकता, यानी एग्जैगरेशन है, इररियलिटी है। जबकि हम ये कहना चाहते हैं कि वह अति शक्तिशाली है, वह सामान्य से बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, लेकिन इसी बात को कहने के लिए हमने हाइपरबोल का यूज कर लिया हुआ है। अपने स्टेटमेंट को सुंदर बनाने के लिए हमने इस अलंकार का प्रयोग किया हुआ है। यहाँ एग्जैगरेशन है, इररियलिटी है, इसका मतलब हाइपरबोल यूज किया गया है। इसी तरह से एक और एग्जांपल देखें अगर आप, तो द वेव्स रोल्ड माउंटेन हाई। आप दिल्ली बंबई घूम के आते हैं और अपने मित्र से या किसी से कहते हैं कि आज मैंने समुद्र की लहरें देखी, और वो लहरें माउंटेन हाई, पर्वतों के जितना ऊंचा उठ रही थी, पर्वतों के जितना ऊंचा उठ रही थी। जबकि लहरें पर्वतों के जितना ऊंचा नहीं उठ सकती, लहरें पर्वतों के जितना ऊंचा नहीं उठ सकती, लेकिन फिर भी आप प्रयोग करते हैं ताकि आप उसे बता सकें कि लहरें सामान्य नहीं बल्कि सामान्य से बहुत ज्यादा ऊंचा उठ रही थी। इसी तरह से अगर आप कहते हैं, एक कहानी पढ़ते हैं, फूल कुमारी हंसती थी पूरा राज्य हंसता था, फूल कुमारी रोती थी पूरा राज्य रोता था। किसी एक व्यक्ति के हंसने से पूरा राज्य रो नहीं सकता, किसी एक व्यक्ति के मुस्कुराने से पूरा राज्य प्रसन्न नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है, यहाँ दिखाया जा रहा है कि उसका बहुत ज्यादा प्रभाव है, लेकिन उसी प्रभाव को दिखलाने के लिए हमने हाइपरबोल यूज किया हुआ है। तो दो डिसिमिलर ऑब्जेक्ट्स हो, एक पॉइंट कॉमन हो, एज लाइक सो का प्रयोग किया गया हो, समझ जाइएगा वहां सिमिली है, और एग्जैगरेशन हो, इररियलिटी हो, तो समझ जाइएगा कि वहां हाइपरबोल है। अब जो तीसरा है एच, तीसरा है ए एपोस्ट्रोफी, यानी संबोधन अलंकार, जिसका अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। लेकिन एक बार पुनः मैं आपसे आग्रह करता हूं कि अगर ये बातें समझ में आई हो तो आप वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपने मित्रों में इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने प्रश्न आप कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। मैं सभी प्रश्नों का जवाब निश्चित तौर पर दूंगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन मंगलमय हो।